प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ठोक कर कह रहे हैं कि एक अच्छा मौका दिया था कांग्रेस को, राहुल गांधी को, कि विपक्ष का नेता बन जाए, विपक्ष बन जाए। नहीं, तो राहुल गांधी साजिश कर रहे राजनीति में, तो उस पर रो दिया, मैं तो भावुक हो गया। अरे तो राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, सब मणिपुर में तो उन्होंने बोला, तो सब तो अपनी बयान रखा, कहा कि दुखद है। कितने बार पर राहुल गांधी चुप क्यों है? बोले तो कि भाई गठबंधन का आदमी जाए। देखिए झारखंड में देख रहे थे, विधायक भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। आज हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि भाई मुझे मन कर रहा है झारखंड छोड़ के चला गया। सुधीर चौधरी पे एफआईआर क्यों नहीं किया? उन्हें जेल क्यों नहीं भेजवाया? मोदी जी का तो काम बोलता है ना सर, काम के दम पे बोलते हैं, चाहे वो धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, या फिर राम मंदिर का मसला हो। लेकिन विपक्ष के पास है क्या? चाहे वो राम भद्राचार्य हो या सुधीर चौधरी हो या तमाम वो लोग जो दलितों का अपमान करते हैं, किसी समाज का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी, क्योंकि वो भी दलित समाज से आती हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? फॉरवर्ड न्यूज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त बेहद खास मेहमान कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ठोक कर कह रहे हैं कि एक अच्छा मौका दिया था कांग्रेस को, राहुल गांधी को, कि विपक्ष का नेता बन जाए, विपक्ष बन जाए। ये तो तमाशा कर रही है, अपने आप में परेशान है। देखिए, जिस व्यक्ति ने एक लोकतांत्रिक देश को तानाशाही का अड्डा बना दिया हो, उसको आंखें होते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता है। आप राहुल गांधी की क्या बात करेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं, इस देश में यदि कोई एक शख्स है जो राजनीति में हानि और लाभ से ऊपर उठ करके देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, देश की जनता के मुद्दे कैसे उठाए जाएं, अगर उस ओर कोई अग्रसर होकर के काम कर रहा है और आंख में आंख डाल करके नरेंद्र मोदी के इस सरकार के, तानाशाही सरकार के कोई बात कर सकता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और इसीलिए बहुत आसानी से संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक वो उनको क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। आज भी जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं, उस वक्त वो वहीं मौजूद हैं, देश की सबसे बड़ी सदन में मौजूद हैं। और जिस वक्त उनको इस देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात करनी चाहिए, वो बात सिर्फ इसी बात पर कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि वो राहुल गांधी को कोस रहे होंगे, वो विपक्ष के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे होंगे, नफरत फैला रहे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होंगे। अरे तुम किस विपक्ष की बात कर रहे हो? उसी विपक्ष की जो विपक्ष मणिपुर में कम से कम 3 बार गया हमारी बहन बेटियों का हालचाल पूछने के लिए। उसी विपक्ष की बात कर रहे हो जब इस देश की सबसे होनहार बेटियां दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही। पर राहुल गांधी साजिश कर रहे राजनीति में, तो उस पर रो दिया, मैं तो भावुक हो गया। अरे तो आप क्यों नहीं गए उस साजिश को तोड़ने के लिए? उस साजिश के जितने भी मंसूबे थे राहुल गांधी के, वो सब तुमने तोड़ दिए होते जा करके। एक बार गए होते मणिपुर आप गए होते तो आपको फूलों की हार की जगह कौन सा हार पहनाती वहां की जनता, तब आपको समझ में आता। क्यों नहीं गए आप? राहुल गांधी साजिश करने गए, राजनीति आप क्यों नहीं गए उस साजिश को तोड़ने के लिए? मैं ये पूछ रहा हूं नरेंद्र मोदी से, क्या दिक्कत थी भाई आपको? आपको डर लग रहा था? आपके पास चार्टर्ड प्लेन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कि आपकी सरकार नहीं थी, कि मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं था? कौन सी वो बात थी जिसने आपको रोक रखा था मणिपुर जाने से? और राहुल गांधी गए, अगर उन्होंने साजिश रची तो आपने उस साजिश को तोड़ क्यों नहीं दिया? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक राज्य जिसमें अनगिनत महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अनेक लोगों ने उनके जिस्म के पार्ट से खेल करके खिलवाड़ किया, सरेआम उनकी सड़कों पर परेड करवाई। अगर उससे मिलने के लिए इस देश का कोई नेता राजनीति को दूर रख करके उनसे इंसानियत के नाते मिलने के लिए जाता है, आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये इंसानियत के ऊपर सवाल खड़े करने वाला इंसान नहीं होता है। उसकी पहचान क्या होती? समझदार के लिए इशारा काफी। मैं नरेंद्र मोदी का चेला नहीं हूं, न मैं आरएसएस मंडली का भक्त हूं जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही निहायती अमर्यादित है। सर, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, सब मणिपुर में तो उन्होंने बोला, तो सब तो अपनी बयान रखा, कहा कि दुखद है। कितनी बार बोला? क्या समाधान किया उन्होंने आज तक? इनका मुख्यमंत्री है, उससे आज तक ये जिम्मेदारी के साथ 2 शब्द नहीं पूछ पाए। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर ये क्यों हुआ? आखिर ये क्यों, कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? आज भी जारी है वो। अनेक लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। अनेक लोगों के घर जला दिए गए, छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर पटक के मार दिया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। इस पर कोई आपने बहस की? सदन में आप बोले? किसी अखबार ने छापा? किसी मीडिया ने दिखाया? अब आप बात विपक्ष क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है बीते 8-9 सालों में यदि विपक्ष का सबसे बेहतरीन रोल
कोई भी देश अदा कर सकता था तो मुझे लगता है वो भारत ने अदा किया, और कोई नेता अदा कर सकता था तो उसका नाम राहुल गांधी है। क्योंकि ये डरते हैं राहुल गांधी से, क्योंकि ये डरते हैं राहुल गांधी की शैली से, क्योंकि ये डरते हैं राहुल गांधी की निश्चलता से, क्योंकि ये डरते हैं राहुल गांधी की निष्कपटता से, क्योंकि ये डरते हैं इस बात से कि राहुल गांधी ये वो शख्स है जो जीत और हार से ऊपर उठ करके, राजनीति लाभ और हानि से ऊपर उठ करके देश की जनता के लिए पैदल चलता है, देश की जनता के लिए यात्राएं करता है, देश की जनता के लिए न्याय की बात करता है, देश की जनता के लिए लड़ता है, देश की जनता के लिए गिरफ्तारियां देता है, देश की जनता के लिए अपने ऊपर FIR करवाता है। हाल फिलहाल में आपने असम में देखा होगा, एक ही ऐसा नेता है। और जब कोई नेता जननायक हो, जब कोई नेता प्रजानायक हो, जब कोई नेता लोकनायक बन जाए, हर उस लोकनायक से, हर उस जननायक से, हर उस प्रजानायक से डर लगता है इस देश के तानाशाह। इसीलिए नेता है तो गठबंधन बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं गठबंधन? कहाँ टूट गया? बिहार में टूट, कहाँ टूट गया? कहाँ टूट गया? सरकार की आप जब कभी दाल खरीद करके लाते हैं, चावल खरीद करके लाते हैं, उसमें भी एक आध गंदे कण होते हैं, हमें साफ करके पहले क्यों नहीं लगा आपको? हमें पहले साफ करके ही बनाना पड़ता है, सब कुछ पहले मालूम था हमें। लेकिन ये इस समय जो लड़ाई है, ये जीत और हार की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। देश के मुद्दे जीवित रहेंगे या किसी नफरत की भेंट चढ़ जाएंगे, ये उस बात की लड़ाई है। अब तक नीतीश कुमार पर राहुल गांधी चुप क्यों है? बोले तो कि भाई गठबंधन का आदमी जा। देखिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, इस लड़ाई में सिर्फ वही खड़ा रह सकता है जो इस देश से प्यार करता है, जिसमें लड़ने की हिम्मत और कुव्वत है। नहीं करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? स्पष्ट नहीं करते हैं। मंत्री है देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के नहीं हैं। नीतीश कुमार अपनी सेल्फ संतुष्टि के मुख्यमंत्री हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, बिहार बर्बाद होता हो तो बर्बाद हो जाए, बिहार की जनता बर्बाद होती हो तो हो जाए, नीतीश कुमार बर्बाद नहीं हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार की जनता कह रही है। आप मुझे बताइए, आप जब गठबंधन के साथ आए, गठबंधन की पहली मीटिंग किसने कराई? पटना में नीतीश कुमार ने कराई। अब जब जिस व्यक्ति ने पहली मीटिंग कराई हो, बड़ी मीटिंग कराई हो, और वही व्यक्ति गठबंधन छोड़ करके चला जाए, इसका मतलब तुम इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए साथ में नहीं आ रहे थे, तुम सत्ता का सुख भोगने के लिए साथ में आ रहे थे। तो कहा कि ये लोग परिवारवाद की राजनीति कर रहे थे, तेजस्वी को लालू अपने आप मंत्री बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे। कौन सा परिवारवाद को बढ़ावा दे दिया भाई? आप कांग्रेस का इतिहास ही नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस का इतिहास ही नहीं जानते हैं। इतिहास अगर जानते, अगर परिवारवाद कांग्रेस में होता तो राहुल गांधी आज विपक्ष की भूमिका में नहीं होते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते आज देश के। सोनिया गांधी राजनीति से दूर रह करके इस देश की सत्ता को नहीं चला रही होती, स्वयं प्रधानमंत्री होती। क्या बात कर रहे हैं? कौन से परिवारवाद की बात कर रहे हैं? हाँ, वो वाला परिवारवाद जरूर हमारे यहाँ नहीं है कि अमित शाह के बेटे ने कभी हाथ में पकड़ी नहीं गेंद और BCCI का सेक्रेटरी बना पड़ा है। कैसे बन गया भाई? ठीक है। अनुराग ठाकुर कभी जिंदगी में राजनीति का राह नहीं पढ़े थे, लेकिन अपनी बाप की बदौलत कहाँ है आज वो? आप हमें वो वाला परिवारवाद मत पढ़ाइए। हमारे यहाँ परिवारवाद है, मैं बताता हूँ कौन सा। हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने इस देश को बचाने के लिए अपने देह का कतरा कतरा बहा दिया। उसी परिवारवाद की परंपरा को बढ़ाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने रक्त का कतरा कतरा बहा दिया। उसी परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी ने अपना कतरा कतरा इस मिट्टी के नाम कर दिया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी ने अपना कतरा कतरा इस मिट्टी को, इस जमी को कुर्बान कर दिया। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते सोनिया गांधी जी ने सत्ता से दूर रह करके इस हिंदुस्तान की सत्ता को संचालित किया। और उसी परंपरा को बढ़ाते हुए आज राहुल गांधी मात्र एक सांसद होने के बाद में भी एक प्रधानमंत्री की हैसियत से इस हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। किसमें कुव्वत है? ये तो 10 किलोमीटर नहीं चल सकते, अगला आदमी 4000 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में 67 किलोमीटर की यात्रा किस लिए निकाल रहा है? न्याय यात्रा निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वो चाहता है इस देश में गरीबों का हक मिलना चाहिए। इस देश में शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों। गरीबों की ही सरकार है, गरीबों के प्रधानमंत्री, गरीबों का परिवार है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, गरीबों का कहाँ है भाई? उनकी नजर में गरीब अडानी है, मोदी जी की नजर में गरीब अंबानी है। अब ये तुम हमें बताओ कौन गरीब है? मोदी जी की नजर में तो अंबानी और अडानी के जितना माल है जिसके पास, वो गरीब है। अब अंबानी और अडानी के जैसे कितने लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं, ये तय कर लो। आप ही बता दो मुझे, कोई रिसर्च हो आपके पास? हिंदुस्तान के 90% लोगों का पैसा ही इन्हीं लोगों के पास है। और एक प्रधानमंत्री जो गरीबी की कसम खा करके आया था, हम लोगों ने उम्मीद जताई थी कि 90% पैसा जिसके पास है इस देश का,
ये उससे पैसा छीन करके लाएगा, हिंदुस्तान के गरीबों को बांटेगा। हमें कहाँ मालूम था गरीब की कसम खा करके आने वाला व्यक्ति खुद जाकर के अंबानी और अडानी की झोली में बैठ जाएगा और वो नरेंद्र मोदी की जगह मोदानी बन जाएगा, इस देश का मोदानीकरण कर देगा। तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि अभी भी खेला बाकी है, विधायक हमारे समर्थक में है, बहुत बड़ा खेड़े होने वाला? अब किस बेस पर देखिए, चाहिए तो चुप गए। बिहार की जनता को मूर्ख समझने का काम बंद कर दे नीतीश कुमार। बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं, वो अपने हित में फैसले लेना जानते हैं। कब उन्हें कौन सा फैसला लेना है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और बीते कई सालों से ये कठपुतली का खेल बिहार की जनता ने देखा है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला अब शुरू होगा। अभी जो चल रहा था, क्योंकि हम प्रयास कर रहे थे, बिहार की जनता को ध्यान में रख करके प्रयास कर रहे थे कि चलो कोई नहीं, चाचा के ऊपर जो टैग लगा हुआ है पलटू राम का, गिरगिट होने का, क्या पता वो बदल जाए, लेकिन अंतोगत्वा वो पलटू राम ही निकले, वो गिरगिट के सगे दोस्त ही निकले। और इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव ने अपने बेटों को अपनी ही तरह संघर्ष करना सिखाया है। और उनका भाषण याद करो, बहुत पुराना, जब वो कहते थे कि इस देश में जितनी कीमत एक प्रधानमंत्री की होती है उतनी ही कीमत एक आम आदमी की होती है और किसी भी कीमत पर हम अपनी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव भी वही कर रहे हैं। अब झारखंड में देख रहे थे विधायक भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। आज हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि भाई मुझे मन कर रहा है झारखंड छोड़ के चला। इतने परेशान क्यों हो गए? आप देखिए, आज तक न्यूज़ चैनल का सबसे बड़ा एंकर, ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला, अब पता नहीं उस एंकर, उसको तो मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन ट्रेंड जरूर चलता है सुसु चौधरी। अब कौन है ये मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। उसने एक ब्लैक एंड व्हाइट चलाया, पता नहीं उसमें ब्लैक है कि व्हाइट है, ये वही जानता होगा। लेकिन उसने एक शो चलाया और हेमंत सोरेन के ऊपर पूरे आदिवासी समाज को लेकर के क्या छीटाकसी करने की कोशिश की। 24 घंटे के अंदर माफी मांगनी पड़ी पत्र लिख करके सुधीर चौधरी को। और आज वही व्यक्ति जब आया है, झारखंड की विधानसभा में खड़े होकर के बोल रहा था, हेमंत सोरेन का ऐतिहासिक भाषण था, वो भाषण सभी को सुनना चाहिए। और उन्होंने कहा की बात क्यों कर रहे हैं? झारखंड छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में झारखंड एक अपनी अहम भूमिका रखता है और उस भूमिका के लिए, उस भूमिका को मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई लड़ी है उसके लिए, और वो लड़ाकू हैं। ऐसे तमाम जेलें, ऐसे तमाम निष्कासन उनका। ने सुधीर चौधरी पे एफआईआर क्यों नहीं किया? उन्हें जेल क्यों नहीं भिजवाया? उनको जनता जवाब देगी। जनता ने दिया 24 घंटे। चौधरी को जनता क्या जवाब? 24 घंटे, अरे क्या बात कर रहे हो? राजस्थान में कितनी जगह पुतले फूंक दिए गए। किसी भी पत्रकार के जब पुतले फूंक दिए जाएं, पत्रकार निष्पक्ष होता है, वो हमेशा वो दिखाता है जनता को जो सच होता है। लेकिन जब पत्रकार के इस देश में पुतले फूंकने लग जाएं, तो आप कल्पना करके देख लो कि वर्तमान सरकार ने इस देश को कौन सी सीमा पे लाके खड़ा कर दिया है। रही बात, और वो जो आप कह रहे थे ना, तेजस्वी यादव ने कहा खेला अभी बाकी है, तो झारखंड में भी खेला अभी शुरू हुआ है। कोशिश की थी इन्होंने पूरा माहौल बदलने की, क्या बदल पाए? नहीं बदल पाए। और आज राहुल गांधी से झारखंड की एक बहुत ही क्रांतिकारी और सशक्त मजबूत महिला ने मुलाकात भी की है। और मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड में भी खेला अभी शुरू हुआ है, बहुत जल्द परिणाम आपको दिखाई देंगे। लेकिन मोदी जी का तो काम बोलता है ना सर, काम के दम पे बोलते हैं, चाहे वो धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, या फिर राम मंदिर का मसला हो। लेकिन विपक्ष के पास है क्या? देखिए, उनका काम नहीं बोलता है, उनका झूठ बोलता है, उनका षड्यंत्र बोलता है, उनका मन बोलता है। और इसीलिए वो मन की बात करते हैं, उनके जन की बात नहीं निकलती उनके मुंह से। ये सारी बातें जो है वो बोलते हैं, कुछ नहीं बोलता है उनका। और डंका सिर्फ उनके कार्यालय में बसता है, IT सेल के माध्यम से बसता है, धरातल पे तो नहीं बसता। और रही बात, ये जरूर है आज हम गिरफ्त में हैं कई सारी चीज़ों के, लेकिन याद करो ये वही देश है जब इस देश में अंग्रेजों ने अपनी मंशा को काबिज करने की कोशिश की, हमने उनकी मंशा कामयाब नहीं होने दी, हमने उनको भी जूते मार करके भगा दिया। तुम तो बहुत छोटे उनसे लोग हो। आखिरी सवाल, मोदी जी आज भाषण दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनको? मैं समझ रहा हूँ आज भी वो हमेशा की तरह जुमले दे रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, और अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय आज भी वो राहुल गांधी, आज भी वो विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी नैतिक हार है। मैं समझता हूँ एक प्रधानमंत्री होने के नाम पर, आगे आप समझदार हो, बहुत कुछ मैं कहना नहीं चाहता। एक सवाल छूट गया, मैं बीच में लेना चाह रहा हूँ। चाहे वो राम भद्राचार्य हो या सुधीर चौधरी हो या तमाम वो लोग जो दलितों का अपमान करते हैं, किसी समाज का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी, क्योंकि वो भी दलित समाज से आती हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, राम भद्राचार्य पे बहुत कुछ कहना नहीं चाहता मैं,
कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जब देश में राम मंदिर बन जाए तो अस्पतालों की क्या जरूरत है, और वो 2 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। अब ऐसे संतों की वाणी कितनी सच और कितनी झूठ होती है आप अंदाजा लगा लीजिए। इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता कुछ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।